नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोकार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। हमारे पास बहुत सारी कुंडलियाँ विश्लेषण के लिए आती हैं, जिसमें से जो कुंडली हमें अच्छी लगती है उसको हम आप लोगों से शेयर करते हैं तथा आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि कुंडली का प्रोडक्शन कैसे होता है और कुंडली किस तरह से प्रभावी होती है। हम अपने कोशिशों में कितना सफल हैं ये तो आप बताएंगे, लेकिन मैं एक प्रयास और करती हूँ। एक जातिका की कुंडली हमारे पास आई है, वो कुंडली कुछ खास है, इस वजह से मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं। इनके लग्न वृश्चिक लग्न है, जिनके स्वामी मंगल जो हैं तृतीय भाव में हैं। मंगल वक्री हैं, लग्नेश वक्री हैं और केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। इसलिए ये भी बताता है कि लड़की बहुत डेयरिंग होगी, साहसी होगी और स्वभाव से बहुत थोड़ी जिद्दी और क्रोधी भी होगी। द्वितीय भाव में शनि हैं, जो कि वक्री हैं, धनु राशि में है, जिनके स्वामी बृहस्पति जो हैं वो जाके व्यय स्थान में हैं। ये एक अच्छा संजोग नहीं है। यह बताता है कि इसको पैतृक संपत्ति में ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलेगा और शायद ये थोड़ा ये भी इंगित करता है कि पिता से इसकी दूरी भी होगी, पैतृक पक्ष से, पिता के पक्ष से इनकी दूरी होगी। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि है, जिसके स्वामी शनि द्वितीय भाव में। चतुर्थेश का द्वितीय भाव में होना अच्छा है, मगर वक्री हैं तो ज़्यादा अनुकूल प्रभाव नहीं देंगे। ये बच्ची अपनी माँ से पर भारी भी कही जा सकती है। भारी मीन्स कि इसके जन्म के साथ ही माँ बाप में मनमुटाव बढ़ेगा, सेपरेशन की पूरी संभावना है, शायद वो अलग होंगे। पंचम भाव में मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु हैं, वो व्यय भाव में है। पंचमेश का व्यय भाव में होना ऊर्जा को व्यर्थ करता है, संतान में भी दिक्कत हो सकती है, चूँकि ये जातिका है, औरत है, तो इसकी कुंडली के अकॉर्डिंग इसको आने वाले कल में संतान से संबंध में दिक्कत हो सकती है। षष्ठ भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल तृतीय भाव में है। षष्ठेश का तृतीय भाव में होना वैसे तो ज़्यादा अच्छा योग नहीं है, लेकिन ये वक्री हैं, केतु के साथ हैं, तो इसको बढ़ावा देंगे, यानी इनको पेट संबंधी रोग का संभावना ज़्यादा है। पेट और जननांग संबंधी बीमारियों की संभावना ज़्यादा है। अब आ जाते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव साझेदारी का भाव, पार्टनर का भाव, दैनिक आय का भाव। इसमें स्वामी शुक्र हैं, जो कि दसम भाव में है। ये बहुत अच्छा युक्ति है। ये जो परिवर्तन योग है ये बताता है कि इनको साझेदारी या अपने पार्टनर शादी के बाद इन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और ये चीज़ इनकी अच्छी रहेगी, इनका जीवन अच्छा रहेगा इस मामले में। अष्टम भाव में मिथुन राशि है, जिसके स्वामी बुध हैं, वो जाके सूर्य के साथ राहु के साथ बैठे हैं। ग्रहण योग बन रहा है, ग्रहण योग के साथ पितृदोष भी बन रहा है। ग्रहण योग और पितृदोष ये दोनों ही इस कुंडली में बन रहे हैं। ये नवम भाव में बनना जातिका को दुर्भाग्य का देता है और इससे इसके जीवन में दुर्भाग्य की छाया बनी रहेगी। दसम भाव में शुक्र हैं, सिंह राशि में है, जिनके स्वामी ग्रहण योग में है। दशमेश का ग्रहण योग में होना भी पिता पर ग्रहण लगाता है। ये अपने पिता से दूर रहेंगी, पिता का सानिध्य इन्हें प्राप्त नहीं होगा। बाकी लक्ष्य, चूँकि शुक्र है तो लक्ष्मी का आगमन रहेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में होना बहुत अच्छा माना जाता है, यह एक अच्छा धन योग है। इसका स्वामी बुध जो है वो नवम भाव में है, ये एक अच्छा धन योग है। इसीलिए इनको आय के संबंधी, पैसे के संबंध में दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत जल्द ही अर्निंग करना शुरू कर देंगे, कमाना शुरू कर देंगी। व्यय भाव में बृहस्पति हैं, तुला राशि में हैं, जिनके स्वामी शुक्र जो हैं दसम भाव में, यानी ये खर्चीली प्रवृत्ति की होंगी और इनके खर्चे ज़्यादा होंगे। पहुँच अब चंद्र कुंडली देखते हैं। चंद्र कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में, जिसके स्वामी बुध जो हैं वो जाकर के लाभ स्थान में है। ये बहुत अच्छा, चंद्र कुंडली में लाभ का स्थान काफ़ी अच्छा है, मगर राहु और सूर्य के होने से इसमें ग्रहण लग रहा है, यानी बहुत ऊंची पद, ऊंची महत्वाकांक्षाएं वगैरह नहीं होंगी। लाइफ साधारणतः, अर्निंग जरूर होगी, पैसे कमाने होंगे, विभिन्न तरीक़ों से कमाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा संजोग नहीं है ग्रहण योग का होना। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में बृहस्पति है। बृहस्पति जो हैं वो तुला राशि में हैं, जिनके स्वामी शुक्र जो हैं वो जाकर के व्यय स्थान में है, यानी यहाँ पर भी वो बात शो हो रही है। द्वितीय भाव में बृहस्पति का होना अच्छा नहीं होता। चल संपत्ति के मामले में बिल्कुल भी, अचल संपत्ति के मामले में माफ़ कीजिएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं होता। बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। अकेले बैठे हैं इसलिए इस भाव को दूषित कर रहे हैं। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल पंचम में केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। ये सौतेले भाई बहनों को भी दर्शाता है और ये भी पर मंगल उच्च के हैं, लेकिन मंगल उच्च के मगर केतु के साथ और वक्री हैं। ये दोनों बातें जो हैं ये बताती हैं कि इनको पेट के संबंध में दिक्कतें होंगी, जो कि लग्न कुंडली में भी स्पष्ट था। यानी लग्न कुंडली चंद्र कुंडली के अगर प्रोडक्शन को टोटल देखें तो लगभग एक सा ही आ रहा है, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। चतुर्थ भाव में शनि हैं, वक्री हैं, शनि वक्री हैं धनु राशि में, जिनके स्वामी द्वितीय भाव में हैं।
ये भी बता रहा है कि माँ का प्रभाव इनके जीवन पे पूरा होगा, लेकिन माँ का प्रभाव होने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि शनि वक्री है, इसीलिए माँ पर भारी भी होंगी। यानी ये माँ के इनके जन्म के बाद माँ को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं षष्ठ भाव और सप्तम भाव में। षष्ठ भाव का स्वामी शनि है जो चतुर्थ भाव में है, और यानी माँ जैसी ही इनको कुछ बीमारियाँ होंगी आनुवंशिक। सप्तम भाव में मीन राशि है जिनके स्वामी गुरु द्वितीय भाव में है। सप्तमेश का द्वितीय भाव में होना अच्छा योग है। ये बताता है कि जैसा लग्न कुंडली में बताया, चंद्र कुंडली भी वही बात कह रही है, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अष्टम भाव में मेष राशि है जिनके स्वामी मंगल पंचम भाव में, अष्टमेश का पंचम में होना अच्छा योग नहीं है, संतान संबंध में इनको दिक्कतें होंगी। नवम भाव में वृष राशि है जिनके स्वामी जो है शुक्र हैं, और वो जाके व्यय भाव में बैठे। नौमेश का व्यय भाव में होना और दसमेश का ग्रहण योग में है, लेकिन सही है, यानी इनका आय के भाव अच्छा है, मगर भाग्य बहुत अच्छा नहीं है। भाग्य जो है वो जैसे लग्न चार्ट में भी स्पष्ट था, भाग्य में दिक्कतें हैं। और ख़ास तौर से ग्रहण योग बन रहा है, चंद्र कुंडली में पितृदोष तो नहीं बन रहा, मगर ग्रहण योग तो पूर्ण रूप से बन रहा है। इसका समाधान है, अगर आप इसको ग्रहण योग की पूजा करें, सूर्य को जल दें, राहु का जाप करें, तो आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। इस जाति का इस बारे में हम विमर्श करेंगे। अब हम इस कुंडली में नवमांस के बारे में बात करेंगे। नवमांस में यानी कि पति पत्नी के भाव में कुंभ राशि है जिनके स्वामी शनि सूर्य के साथ हैं, षष्ठ भाव में हैं, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र हैं, और सिंह राशि में हैं जिनके स्वामी शनि षष्ठ में। यानी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े मनमुटाव चलता रहेगा, लेकिन बाकी जीवन अच्छा चलेगा। बाकी कुंडली में बृहस्पति के साथ बुध आ गए हैं द्वितीय भाव में, यानी कि पति के संबंध में जो पति के साथ संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने पिता के संबंध में दिक्कत आएगी, लेकिन पति के साथ उनकी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे राहु तुला राशि में है। राहु तुला राशि में अच्छे होते हैं, अच्छा फल परिणाम देते हैं। इनके स्वामी शुक्र सप्तम में। स्पाउस यानी कि नवमांस देखा जाए तो नवमांस पूरी कुंडली का एनालिसिस करें तो अच्छा है। नवमांस में अगर आप देखें धनु राशि है लाभ स्थान में, और इसके स्वामी जो गुरु हैं वो द्वितीय स्थान में। लाभेश का द्वितीय स्थान में होना बहुत अच्छा धन योग देता है, बहुत ही अच्छा देता है, और अपने ही राशि में। यानी कुल मिलाकर नवमांस इस जातिका का बहुत अच्छा है। अब हम इस पर विषुंतरी दशा पर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं विषुंतरी दशा। विषुंतरी दशा क्या कहती है, और विषुंतरी दशाओं में जीवन में कब कब कहाँ फलीभूत होगा ये बताते हैं। हम राहु को लेते हैं। राहु 18 साल इनके जीवन में चलेगा, 2023 से 2041 तक। 2025 तक इनका जीवन सम चलेगा, कोई खास प्रभाव इसका नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जब राहु में बृहस्पति चलेगा तब इनके जीवन में चेंजेस आएंगे। उसके बाद राहु में शनि चलेगा। जब शनि चलेगा तो 2028 से 2030 तक। शनि चूँकि वक्री है, इसीलिए बहुत संघर्ष कराएगा और बहुत तनाव देगा। इस समय इनको थोड़ा तनाव, डिप्रेशन और परेशानियाँ लगेंगी। उसके बाद राहु में बुध चलेगा जो मित्र है, यानी 2030 से लेकर 33 तक का इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और उस समय इन सब समस्याओं से समाधान मिलेगा। इनका लाइफ में करियर, इनके लाइफ में बाकी चीज़ें, पैसा, सब कुछ अच्छा रहेगा, और जो चीज़ों की कामना करेंगी वो पूरा होगा। राहु में केतु 2034 तक चलेगा, ये भी समय सम रहेगा। फिर राहु में शुक्र चलेंगे। राहु में शुक्र चूँकि मित्र हैं तो ये भी समय चलेगा, यानी कि 2030 के बाद इनका जीवन अच्छा चलेगा 2041 तक। राहु इनके लिए अच्छा परिणाम देंगे, चूँकि राहु चंद्र चार्ट में और नवमांस में सप्तम भाव, उसमें नवम भाव में थे, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम देंगे और इनको खुशियाँ देंगे। जब बृहस्पति आएगा, चूँकि बृहस्पति अपने द्वितीय भाव में चंद्र कुंडली में, आपके उसमें चंद्र कुंडली में और लग्न कुंडली में दोनों में ही बृहस्पति की स्थिति अकेली थी, तो यह चीज़ यहाँ पे देखना होगा। बृहस्पति यहाँ पे 16 वर्ष चलेंगे। यहाँ पे समय समय पर जब शनि की यानी 43 से 45, उसके बाद केतु की दशा चलेगी, तब भी 47-48 में इनको दिक्कतें आएंगी। इस तरह से समय समय पर जब अंतर और प्रत्यंतर चलेगी तो इनको दिक्कत आएगी। उसी तरह से जब जब शनि में और सूर्य की दशाएं अंतर में प्रत्यंतर चलेंगी तब भी इनको दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें किस टाइप की होंगी? जब ग्रहण योग चलेगा तो इनके काम नहीं बनेंगे, चीज़ें दिक्कत देंगी, समय समय पर व्यवधान आएंगे। इस तरह से जैसे जैसे अंतर प्रत्यंतर चलता है उस तरह से कुछ दिक्कतें आती हैं। इसको प्रिडिक्ट कैसे करते हैं ये हम आपको आज बताते हैं। प्रिडिक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि चंद्र चार्ट क्या कह रहा है। चंद्र चार्ट में चंद्र जो है शनि चतुर्थ भाव में है और मंगल केतु पंचम भाव में है। ये हमें देखना होगा कि ये शुभ जगह पे बृहस्पति जो है द्वितीय भाव में है। हमने आपसे पहले भी कहा बृहस्पति जहाँ अकेले होते हैं भाव बिगाड़ते हैं। तो जब बृहस्पति का दशा आएगी तो खुद में 16 साल तो खराब नहीं जाएंगे, लेकिन जब जब इन खराब यानी शनि
शुक्र, इस तरह से जिन जिन ग्रह बुरे भाव में बैठे हैं, जब जब इनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब इनको दिक्कत होगा, तब तब जातिका को संघर्ष। और जिस जिस भाव में जो बैठे हैं, जैसे मंगल का आएगा तो बीमारियां, पेट संबंधी रोग, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही विषुवंतरी को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो आज हमने आपको बताया लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांस और विषुवंतरी को किस तरह से देखा जाता है। इनके कुछ उपाय भी होते हैं इसका फल भी आता है। उपाय से थोड़ा समस्याओं का समाधान बहुत हो जाता है। तो अगर आपको अपनी कुंडली का इसी तरह से प्रिडिक्शन कराना है, समाधान जानना है, अपनी कुंडली में होने वाले उतार चढ़ाव को जानना है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और अपनी भी इस कुंडली को इसी तरह प्रिडिक्ट करवा के अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो हम संपर्क जरूर करें। नमस्कार।